गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट डे कुछ पोर्सन हमने चैप्टर जो फर्स्ट चल रहा है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका कुछ पोर्सन हमने प्रीवियस में कवर किया, जहाँ पर कि दो अलग अलग चीज़ें हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी से रिलेवेंट, रॉबर्ट हुक इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। तो 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो पहला लिविंग सेल है, उस लिविंग सेल को सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व करने के लिए किस साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। मतलब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किसने किया था सबसे पहले? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट इंक्लूड होते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है मेन इम्पॉर्टेंट एक नाम है जो कि सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। यानी 1833 जो टेन्योर था उसमें रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया और उसकी डिस्कवरी की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन किसके लिए जाने जाते हैं? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जोहानसन पुरकेंजे, ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है। कुछ हिस्ट्री से रिलेवेंट जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका मेन कंट्रीब्यूशन हमें समझना है कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं और उन्होंने मेन काम क्या किया है। मतलब ये सभी जितने भी साइंटिस्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो उन सभी साइंटिस्ट का किस में रोल होगा? सेल के डिस्कवरी से रिलेटेड, मतलब सेल में किसी न किसी पार्ट के डिस्कवरी से रिलेटेड उनका कंट्रीब्यूशन होगा। तो जोहानसन पुरकेंजे हैं ये। नेक्स्ट जो है प्रोटोप्लाज्म। एक प्रोटोप्लाज्म हम जो देख रहे हैं, या हम इसके बाद अभी समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म जो नेम है वो सबसे फर्स्ट किसने दिया था? जो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है उसको सबसे फर्स्ट जोहानसन पुरकेंजे ने यूज़ किया था। जोहानसन पुरकेंजे फर्स्टली यूज़ द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द सेल, यानी सेल के लिए सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किसने यूज़ किया था? जोहानसन पुरकेंजे ने वर्ड यूज़ किया था। द नेक्स्ट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में इंपॉर्टेंट 3 नाम दिए गए हैं। तो सेल थ्योरी में इंपॉर्टेंट 3 नाम, मैथियास जैकब स्लाइडन, वेयर एज थियोडोर स्वान एंड रडल्फ विर्चो। सबसे पहले मैथियास जैकब स्लाइडन का फंक्शन हम समझते हैं। एक्चुअल में इन्होंने काम क्या किया कि इन्होंने मेन काम किया है, ये जो साइंटिस्ट हैं ये बॉटनिस्ट थे। मैथियास जैकब स्लाइडन इज़ अ बॉटनिस्ट हु परफॉर्म देयर ऑल एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। यानी जनरली जितने भी प्लांट्स अलग अलग टाइप के स्पीसीज़ थे, उन अलग अलग टाइप के प्लांट की स्पीसीज पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उनके प्लांट में ग्रोथ और उनके सेल का ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया कि किस तरीके से प्लांट ग्रोथ कर रहा है और वह प्लांट का जो कंपोजिशन है, प्लांट किस तरीके से बने हुए हैं। तो मेनली जो प्लांट पे स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है? मैथियास जैकब स्लाइडन। मैथियास जैकब स्लाइडन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु इज़ अ बॉटनिस्ट। देन नेक्स्ट है थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं, अलग अलग स्पीसीज़ थे, एनिमल्स की जितने भी अलग अलग स्पीसीज़ हैं उन सभी स्पीसीज़ के बारे में जो स्टडी है वह किसने की थी? थियोडोर स्वान ने किया था। और उन्होंने क्या बताया? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी सबसे फर्स्ट जो मैथियास जैकब स्लाइडन है उन्होंने ये स्टेटमेंट एक दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं वह किससे बने हुए हैं? वह सभी जितने भी प्लांट्स होंगे उन सभी का जो फंडामेंटल यूनिट है वह एक सेल है। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं थियोडोर स्वान, उस थियोडोर स्वान ने भी इसी टाइप का स्टेटमेंट दिया कि जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल प्रेजेंट हैं उनका भी फंडामेंटल यूनिट, यानी वो भी कहाँ से शुरुआत उनकी हुई है? सेल से ही शुरुआत हुई है। यानी पूरे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह किससे हुआ है? सेल से ही बना हुआ है। तो थियोडोर स्वान हो या मैथियास जैकब स्लाइडन हो, दोनों ने प्लांट और एनिमल्स रिस्पेक्टिवली इनके बारे में अपना व्यू दिया। और व्यू में इनके क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उन सभी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वह कहाँ से है? वह सेल से ही हो रहा है। इसके बाद एक रडल्फ कार्ल विर्चो इज़ द थर्ड साइंटिस्ट विच इन्वॉल्व इन सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में ये तीसरे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं जिनका नाम क्या है? रडल्फ कार्ल विर्चो है। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है। इससे प्रीवियस तक जब तक इन्होंने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, इनका ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं था, तब तक लोगों ने क्लियर तरीके से ये व्यू नहीं बनाया था कि जितने भी नए सेल हैं वह कैसे बन रहे हैं। इन्होंने केवल समझा कि अचानक से नए सेल उत्पन्न हो जाते हैं या उत्पत्ति अचानक से होती है। मतलब उनका कोई ओरिजिन नहीं बताया कि एक्चुअल में पहले जो सेल प्रेजेंट है
या जो नए सेल बन रहे हैं उन नए सेल का एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, नए सेल कैसे बन रहे हैं, इसके बारे में इनके बाद मतलब जब इन्होंने बता दिया उसके बाद से लोगों को ये चीज़ें ऑब्जर्व होने लगी या इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आने लगा। तो रडल्फ कार्ल विर्चो ने क्या स्टेटमेंट दिया है, रडल्फ कार्ल विर्चो गिव्स द स्टेटमेंट ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जितने भी सेल प्रेजेंट हैं उन्हीं से हमेशा नए सेल बनेंगे, अपने आप कभी भी सेल नहीं बनते हैं। यानी नए सेल अगर बन रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए पेरेंट्स की ज़रूरत है, यानी पेरेंट होंगे तभी नए सेल बनेंगे, ऐसा नहीं कि अपने आप नए सेल आ जाएंगे। तो ये जो नए सेल का कॉन्सेप्ट है, नए सेल कैसे बन रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रडल्फ कार्ल विर्चो ने दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यानी रडल्फ कार्ल विर्चो ने कब ये स्टेटमेंट दिया था, 1855 में। और ये जो सेल थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी कब आया है, 1839 में। 1839 इज़ द टेन्योर, 1839 is the duration in which cell theory are composed। सेल थ्योरी कब आ रहा है, सेल थ्योरी 1839 में आया। उसके बाद जो 1855 का जो समय था, 1855 में क्या हुआ, रडल्फ कार्ल विर्चो ने सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया। सेल थ्योरी आ चुका था 1839 में ही, 1839 में ही सेल थ्योरी आ गया। सेल थ्योरी एक्चुअल में है क्या, एक सेल थ्योरी जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, सेल थ्योरी का क्या सेंस है, सेल थ्योरी का मतलब है कि सेल का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे होंगे वह सभी ऑर्गेनिज्म इन सभी स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे, तब उनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, सेल कंसीडर कर सकते हैं। या रूल हम समझते हैं कि रूल कोई भी एक अगर हमने बोल दिया कि ये रूल है तो वह केवल एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, दिस रूल इज़ फॉलोड बाई ऑल इंडिविजुअल्स। अगर किसी चीज़ के लिए हमने कहा कि ये नियम है, ये नियम तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, अगर किसी एक पर्सन को हम बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट को बोल रहे हैं एक नियम फॉलो करने के लिए, क्या वो दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल एक के लिए है, वह सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब है कि अगर नियम लग रहा है तो सभी के लिए होगा, तो वो एज इट इज़ ये रूल ही है। जो सेल थ्योरी है ये क्या हो गया, एक रूल हो गया, जहाँ पर कि ये जो सेल थ्योरी में कही गई बातें हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे होंगे वह सभी फॉलो करेंगे, यानी अर्थ पे प्रेजेंट सभी ऑर्गेनिज्म में ये स्टेटमेंट्स फॉलो होने चाहिए। यही क्या है, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी कब आया था, हु गिव्स द सेल थ्योरी और हु प्रपोज द सेल थ्योरी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास दो मतलब प्रपोजल के लिए, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया है, तो दो साइंटिस्ट का नाम मैथियस जैकब्स लाइडेन एंड थियोडोर शॉन। व्हेन सेल थ्योरी वाज कंपोज्ड, सेल थ्योरी कब दिया गया था, 1839 में। 1839 इज द टाइम व्हेन सेल थ्योरी वाज कंपोज्ड। सेल थ्योरी कब दिया गया है, 1839 में। और सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट ऐड किया गया है, वह कौन सा स्टेटमेंट था, ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस स्टेटमेंट ऐड इन द सेल थ्योरी इन 1855। 1855 में एक स्टेटमेंट ऐड किया गया है, वो कौन सा स्टेटमेंट था, ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला इज द लैटिन स्टेटमेंट विच आर गिवन बाई रडल्फ कार्ल विर्चो। तो रडल्फ कार्ल विर्चो ने एक लैटिन स्टेटमेंट यूज़ किया था, वह कौन सा स्टेटमेंट है, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। उस स्टेटमेंट को मैं नोट कर रहा हूँ, वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। दैट मीन्स दिस इज द लैटिनाइज्ड स्टेटमेंट, omnis cellula e cellula, that means all cell arises from pre existing cells. All cell arises from pre existing cell, means cellula e cellula means all cell arises from प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से जो सेल प्रेजेंट है, पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल ऑलवेज गिव राइज टू डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल से हमेशा क्या बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो ऐड किया गया है वह किसके थ्रू, रडल्फ कार्ल विर्चो के थ्रू ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व होता है। सेल थ्योरी किसने दिया है, तो 2 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, स्लाइडेन एंड स्वान। डायरेक्टली शॉर्ट में अगर बताना होगा तो स्लाइडेन एंड स्वान आप बता सकते हैं। और टेन्योर इसका क्या होगा, 1839 इज द टेन्योर इन विच द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड। अब नेक्स्ट जो स्लाइड होगा उस नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब सेल थ्योरी में आप देखेंगे, मैथियस लाइडेन कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल
यानी मैथियस स्लाइडन ने अपने स्टेटमेंट में क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वह सेल से बने हुए हैं। इनका जो रिसर्च था वह कब था, 1838 में था। दूसरा, अगर थियोडोर स्वान अगर हम देखते हैं तो थियोडोर स्वान का जो कंक्लूजन था या फाइनली वो जो जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स विच प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कंपोज्ड फ्रॉम सेल। यानी जितने भी एनिमल्स अर्थ पे प्रेजेंट है वह किससे बने हुए हैं, सेल से। यानी हमारी भी बॉडी जो पूरी दिख रही है वह किससे बनी है, सेल से। जनरली अगर हम नंबर की बात करें, नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा है। कुछ यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर का हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि एक सिंगल सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। एक सेल से ज़्यादा सेल अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं तो वो मल्टी सेल्यूलर हो गए। ये दो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट देखा था कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। तो जो हमारी बॉडी मल्टी सेल्यूलर है तब उसका जो मेन कंपोजिशन है या मेन उसका फंडामेंटल यूनिट है वह क्या होगा, सेल होगा। और पूरी बॉडी का जो कंपोजिशन है वह कितने सेल से बना है, मीन्स 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल फॉर्म्स द ह्यूमन बॉडी, फॉर्म्स द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी की अगर हम एडल्ट ह्यूमन बॉडी में अगर ऑब्जर्व करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं, मोर देन 100 ट्रिलियंस। मतलब अभी भी ये कंप्लीट डिफाइंड नहीं है या एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि हमेशा नए सेल्स बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। जनरली हम जो पाम हम देखते हैं, हथेली देख रहे हैं, किसी का टफ होता है, किसी का हार्ड ये सरफेस होगा और किसी का सॉफ्ट सरफेस होता है। किस बेसिस पर, सेल के डैमेज होने के बेसिस पर। जितना हम इस पाम से, जितना इस हथेली से काम करेंगे तो जितने सरफेस के सेल होंगे वो डैमेज अगर हो गए तो किस टाइप का सरफेस बना देंगे, हार्ड सरफेस बना देंगे। जैसे किसान का हाथ देखेंगे तो किसान का हाथ कैसा होता है, हार्ड होगा पूरा। यानी जो सेल होंगे वो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो जनरली जो सेल हैं और सॉफ्ट जो हमें सरफेस दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पर सेल्स लिविंग कंडीशन में अगर वाइप भी करते हैं, डेस्क भी पोंछ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो सरफेस के सेल हैं वो डैमेज हो रहे हैं। यानी कोई भी अगर एक्टिविटीज़ हम अपने बॉडी से कर रहे हैं तो जो सरफेस पे सेल हैं वो डैमेज होंगे। यानी नंबर ऑफ सेल, और वो किससे रिप्लेस हो रहे हैं, ऑल द डैमेज्ड सेल रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल। यानी जितने डैमेज सेल हैं वो नए सेल से रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो मर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। नए सेल यानी पहले से जो प्रेजेंट सेल हैं वो फिर नए सेल बनाएंगे और फिर नॉर्मल तरीके से वो सरफेस रहेगा। तो कंडीशन क्या है, हमेशा हमारे बॉडी में नए सेल्स का फॉर्मेशन चलते रहता है, नए सेल्स हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट हमारे पास था मैथियस स्लाइडन का कॉन्सेप्ट, देन थियोडोर स्वान और अडोल्फ कार्ल विर्चो लास्ट में कंक्लूड इन्होंने किया था 1855। ये टेन्योर नीचे दिया हुआ है, 1838 इन विच मैथियस स्लाइडन गिव्स देयर कॉन्सेप्ट वेर एज थियोडोर स्वान गिव्स देयर कॉन्सेप्ट इन 1839। बोथ कंबाइन एंड गिव्स द सेल थ्योरी इन 1839। फाइनली ये जो 1839 है उसी में ये सेल थ्योरी आया है। दो अलग अलग टेन्योर जरूर है, 38 और 39, लेकिन सेल थ्योरी कब आया, 1839 ही फाइनल बताएंगे। 1838 का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने पहले काम कर दिया था, बट इनके साथ जो साथ में सेल थ्योरी को कंपोज किया गया वह कब किया गया था, 1839 में किया गया था। और 1855 जो टाइम दिख रहा है, ये 1855 किस चीज़ के लिए है, एक स्टेटमेंट जो सेल थ्योरी में जोड़ा गया है उस जोड़े गए स्टेटमेंट के लिए टाइम दिया हुआ है 1855 की। कब ये जोड़ा गया है, तो 1855 में क्या कंक्लूड किया गया, दैट ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सेल थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें कही गई हैं, विच आर फॉलोड बाई ऑल ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उन सभी के थ्रू ये स्टेटमेंट्स फॉलो किए जाएंगे। यानी दिस इज द सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी सभी लोग नोट भी कर लेंगे कि ये सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी में सबसे पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, इस पहले स्टेटमेंट के थ्रू दिया हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग प्रेजेंट हैं अर्थ पे, जितने भी लिविंग अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उन सभी का मैन्युफैक्चरिंग वो सभी किससे बने होंगे, सेल से बने होंगे, वह एनिमल हो या प्लांट्स हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या क्या है, किन चीज़ों को सेल थ्योरी में इंक्लूड किया गया, पहला यानी अगर ऑर्गेनिज्म हमने क्या दिया कि ये लिविंग है, मतलब ये माइंड में रखो वह सेल से ही बना है। यानी अब ये सस्पेंस नहीं रहेगा कि सेल के अलावा भी उसमें कुछ हो सकता है, ये कोई मतलब ये सेंसलेस कंडीशन होगा। मतलब जनरली हम ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेल थ्योरी का यही मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो बोला गया, जितने भी अगर लिविंग होंगे, अगर लिविंग हमने कहा है यानी सेल से बना है, अगर लिविंग है तो किससे बना होगा, सेल से बना होगा। देन सेकंड कॉन्सेप्ट और सेकंड स्टेटमेंट, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी जनरली जो सेल्स हम कह रहे हैं वह सेल्स बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में या बॉडी में फंक्शन करने के बेसिस पर यह इंपॉर्टेंट है। यानी बॉडी का जो फंक्शन हो रहा है या बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है वह किससे बन रहा है, सेल से ही बन रहा है।
यानी सेल केवल कहने के लिए नहीं है, काम करने के लिए या स्ट्रक्चर देने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है या स्ट्रक्चर जो मिला हुआ है वह किसके बेस पे है? सेल के बेस पे ही है। और जो हमारे बॉडी में फंक्शन हो पा रहा है वह किसके थ्रू कंडक्ट हो पा रहा है? सेल के थ्रू ही कंडक्ट हो रहा है। यानी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो या ऑर्गेनिज्म का, किसी ऑर्गेनिज्म यानी किसी जीव के लिए हम क्या कह रहे हैं, किसी जीव का स्ट्रक्चर देना हो या किसी जीव को फंक्शन करना हो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? सेल का रहना इंपॉर्टेंट है। यानी अगर सेल है तो स्ट्रक्चर भी मिलेगा और उसके अलावा उसकी बॉडी फंक्शन भी करेगी। ठीक है, ये दो चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, न्यू सेल्स, जो कि आपको बताया गया कि नए सेल कैसे बनते हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट जो बाद में जोड़ा गया, ये दो स्टेटमेंट पहले आ चुके थे, 1839 में ही ये दोनों स्टेटमेंट आ चुके थे, फर्स्ट एंड सेकंड। जो तीसरा स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट एड इन द टेन्योर 1855 बाई रडल्फ कार्ल विर्चो, न्यू सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल कैसे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं। तो इनके बारे में ये सेल थ्योरी है। अब सेल थ्योरी जो कॉन्सेप्ट आ चुका है, सेल थ्योरी के बाद अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल एंड मीन्स नंबर ऑफ सेल्स, शेप एंड साइजेज। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अभी हमने नंबर के बेसिस पर देखा कि एक अगर सेल से ऑर्गेनिज्म बन रहा है या एक से ज़्यादा सेल से ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इनके लिए हमने कैटेगरी बता दिया। इसके अलावा अलग अलग जितने भी अर्थ पे सेल प्रेजेंट है, सेल का शेप भी अलग होगा, साइज़ भी अलग होगा। ऐसा नहीं कि जितने सेल हैं और जितने भी सेल होंगे उनका साइज़, शेप एंड साइज सेम होगा, सभी का वेरी करता है। ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। यानी अलग अलग जितने भी जीव अर्थ पे हैं उनमें अलग अलग टाइप का शेप प्रेजेंट होगा। जैसे हम जनरली शेप की अगर बात करते हैं तो जो यूनिसेल्यूलर है, तो यूनिसेल्यूलर में अमीबा नाम सुने, अमीबा। तो अमीबा किस टाइप का शेप होगा? इरेगुलर। द शेप ऑफ द अमीबा इज नॉट फिक्स्ड, दे चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से अमीबा क्या करता है? अपना बॉडी का शेप बदल लेता है। यानी अगर ड्रॉ करना होगा तो सबसे आसान जो डायग्राम है वह किसका है? अमीबा का। यानी किसी भी तरीके से अगर ड्रॉ कर रहे हैं यानी अमीबा हो गया। मतलब इसके लिए कोई इसको रॉन्ग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फिक्स शेप है ही नहीं, तो रॉन्ग कैसे होगा? जैसा भी ड्रॉ कर दिया करेक्ट है, क्योंकि ये इरेगुलर शेप है। किस टाइप का शेप है? इरेगुलर शेप है। यानी यूनिसेल्यूलर किस टाइप का होगा? यूनिसेल्यूलर, एक सिंगल सेल से बना हुआ है, उसी से स्टार्ट होता है, उसी पर द एंड होगा उसका, तो यूनिसेल्यूलर है। इसके अलावा उसके अलावा क्या होगा? यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक। अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब यूकैरियोटिक आगे डिस्कस कर लेंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है। तो जनरली यूनिसेल्यूलर हमने यहाँ बताया, और शेप के बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका शेप वैरी करेगा, उनका शेप अलग अलग होगा। नेक्स्ट स्लाइड में वो चीज़ें देख लेंगे कि अलग अलग शेप के बेसिस पर किस तरीके से। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर, नंबर ऑफ मीन्स सेल साइज और सेल शेप। इनका थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि किस टाइप के ये नंबर ऑफ अगर सेल देख रहे हैं तो यहाँ पर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये दो अलग अलग कैटेगरीज किस बेसिस पे है? नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर है। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर दो कैटेगरी हमने बनाया, यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टी सेल्यूलर। ये किस बेसिस पर? नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा जो कुछ प्रोटोजोन्स हैं, ईस्ट है, दीज आर द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो अमीबा आप बता सकते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरियाज। दीज आर द फ्यू ऑर्गेनिज्म विच हैव्स ओनली अ वन सेल, विच हैव्स ओनली अ सिंगल सेल्ड। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर को हम क्या कह सकते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। यूनिसेल्यूलर को क्या कह सकते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी होगा वह क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का होगा। दूसरी कैटेगरी क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड फ्रॉम मोर देन वन सेल। द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड फ्रॉम मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन सेल। यानी एक से ज़्यादा सेल से जो बने हुए हैं उनको हम क्या टर्म दे सकते हैं? मल्टी सेल्यूलर या
मल्टीपल सेल्ड कह सकते हैं, मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी मोर देन वन सेल व्हेन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इनटू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट है प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, जितने भी ये हम आसपास में एग्जांपल्स देखते हैं वह सभी किसमें इंक्लूड होंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ये सबसे पहले हमारा नंबर हो गया। देन दूसरा हम देखते हैं साइज के बेसिस पर। साइज अगर हम देखेंगे तो साइज एक्चुअल में किस टाइप का है, साइज यानी उनका लेंथ और विड्थ, लंबाई में वो बड़े हैं, मतलब लॉन्गेस्ट सेल हैं कि शॉर्टेस्ट हैं, मतलब उनका लेंथ और विड्थ किस टाइप का है, ये क्या है, इनका साइज़ है। शेप क्या होगा, उनका आकार, मतलब ओवल शेप्ड हैं, ओवल शेप्ड अंडे के आकार के हैं कि फुटबॉल शेप्ड हैं कि इरेगुलर हैं। अगर शेप होगा तो शेप यानी उनका आकार, और साइज़ यानी उनका लेंथ और विड्थ, लेंथ यानी लंबाई में ज़्यादा हैं या शॉर्ट हैं, मतलब उनका लेंथ क्या है, उनका डायमेंशन क्या है। यानी अगर साइज़ की बात करते हैं तो डायमेंशन की बात हो रही है, शेप की बात कर रहे हैं तो उनका शेप यानी वो किस टाइप का उनका स्ट्रक्चर है, किस टाइप का सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो जनरली अगर हम साइज़ देख रहे हैं तो साइज़ हमारे पास किस टाइप का है, सेल्स आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर और माइक्रॉन, यानी जितने भी सेल हैं उन सेल्स को हम किस में मेज़र करते हैं, ऑल द सेल्स विच प्रेजेंट ऑन अर्थ आर मेजर्स इन माइक्रोमीटर और माइक्रॉन, यानी माइक्रॉन इज द यूनिट इन विच वी मेजर द सेल, यानी सेल को मेज़र करने का यूनिट अगर आपसे पूछा जाए देन क्या बताएंगे, माइक्रॉन, माइक्रॉन यानी माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर बता सकते हैं या माइक्रॉन बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है अर्थ पे वह कौन सा होगा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, या इसी को हम क्या कहते हैं, PPLO, इसी को हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या कहेंगे, PPLO, इसका फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO किसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को ही। सबसे छोटा जो सेल होगा अर्थ पे वो क्या है, PPLO है, जिसको कि हम माइकोप्लाज्मा कह रहे हैं। तो PPLO का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल वह कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। आवर बॉडी कंटेंस नर्व सेल्स विच आर द लॉन्गेस्ट अप टू 1 मीटर, यानी 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। जो नर्व सेल्स होते हैं वह कितने लंबे हो सकते हैं, 1 मीटर तक उनका लेंथ हो सकता है। तो जनरली नर्व सेल्स सबसे लंबे सेल हैं। जो सबसे छोटे सेल्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा या PPLO कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा अगर हम सेल कहें, सबसे बड़ा जो साइज़ में, लॉन्ग अलग है, लॉन्ग मतलब लंबाई में ज़्यादा है, और लार्ज का मतलब यानी डायमेंशन, लेंथ और विड्थ दोनों जिसका ज़्यादा है, लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, उस बेसिस पर हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कहते हैं। तो लार्जेस्ट कौन होगा, जो साइज़ में लार्जेस्ट है वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वह क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे जो सबसे बड़ा जो सेल होगा वह क्या है, ऑस्ट्रिच एग है। नेक्स्ट है सेल शेप, सेल का शेप यानी किस टाइप के शेप होते हैं। हो सकता है कि जो सेल है वो किस टाइप का हो, ओवल शेप्ड हो, अंडे के आकार का हो, या हो सकता है इरेगुलर हो, उसका कोई शेप ही नहीं है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वह क्या है, इरेगुलर शेप है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर स्टेगनेंट वाटर या पॉन्ड में अगर देखते हैं, तालाब में हो या कहीं पानी कलेक्टेड है, वहाँ पर किस टाइप के सेल दिखेंगे, वहाँ पे अमीबा हमें दिखेंगे, यानी प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स में अमीबा विच कैनॉट हैव फिक्स शेप, यानी अमीबा के पास भी फिक्स शेप नहीं होता है। तो कुछ हमारे पास सेल का जो शेप है वह इरेगुलर है, कुछ का फिक्स्ड है। फिक्स्ड में क्या होगा, या तो ओवल शेप्ड हो सकता है या स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल यानी एकदम राउंड गोल फुटबॉल की तरह हमें दिखाई दे रहा है, या तो ब्रांच हो सकता है, जैसे नर्व सेल्स। आवर नर्व सेल्स आर ब्रांच्ड सेल, हमारे जो नर्व सेल्स हैं वह किस टाइप के सेल होते हैं, हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, ब्रांच्ड सेल होते हैं, यानी ब्रांचेज होती हैं। जैसे इस टाइप का जो सेल बन रहा है, ये देखिए, ये सेल हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बीच में हमारे पास बॉडी हो गया और ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। बॉडी से क्या निकला हुआ है, ये ब्रांचेस, ये पीछे की तरफ इस तरह से पूंछ भी निकला हुआ है। तो ये जो हमें दिख रहा है ये नर्व सेल्स है। तो नर्व सेल्स का शेप क्या होगा, अलग होगा। नर्व सेल्स का शेप क्या है, अलग है। उसी तरीके से अमीबा इरेगुलर हमने बता दिया, और कुछ हमारे बॉडी के जो स्टमक के रीजन में प्रेजेंट है, स्टमक के रीजन में, तो स्टमक जैसे गोल है वैसे ही स्टमक के जो वो सेल होंगे वो भी कैसे होंगे, गोल होंगे।
यानी किस टाइप का शेप हम बता सकते हैं, स्फेरिकल शेप बता सकते हैं, स्फेरिकल शेप। तो जनरली ये शेप जो है डिफरेंट टाइप के अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग टाइप का शेप हो सकता है। इनके साइज भी वेरी करते हैं, साइज एंड शेप वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज और शेप होगा वह वेरी करेगा, सभी में एक जैसा साइज और शेप नहीं होता है। नंबर ऑफ सेल भी समझ गए कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर भी हमने चीज़ों को क्लियर किया, इसके अलावा साइज और शेप के बेसिस पर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आगे के पोर्शंस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।